और जनरल सिन्हा, सबसे पहला सवाल तो इटली की नौसेना ने हूती का ड्रोन मार गिराया। मैं रूस पर भी बात करूंगा आज आपसे हूती पर भी बात करूंगा और आपसे गाजा और इजराइल के बीच जो कुछ चल रहा है वो सब भी बात करूंगा। सबसे पहले ये हूती का संकट, क्या ये बिल्कुल रूस और यूक्रेन की वॉर की तरह हो गया है, चलता रहेगा ऐसे ही रेड सी में? जय हिंद गौरव। जय हिंद सर। देखिए, जो हूती का मामला अभी आया है, खास करके आप देख रहे हैं रेड सी या पर्शियन गल्फ के ऊपर में, गल्फ ऑफ एडन से लेके मेडिटेरियन तक, तो अभी आपने उसके अंदर में देखिए, ये जो मोस्ट इफेक्टिव पार्ट ऑफ एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस जो है उसमें हूती है। सारे लड़ रहे हैं, बट हूती है और पूरे विश्व को इसने एक तरह से हिला दिया है। अभी आप देखिए, चाहे ऑपरेशन जो प्रॉस्पेरिटी गार्डियन है उसमें 10 से ज़्यादा देश हैं, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका है और यूके की मानते हैं, मगर इसके अलावा जो एक मिशन चलाया है, उसके ऑपरेशन मिशंस हैं जो उसके लेकर के पूरे जो यूरोपियन यूनियन के देश हैं, जिसमें 27 देश शामिल हैं, वो आ गए हैं। भारत के 10 सिप उधर हैं। तो ये आपने जो बात की हूती का, तो हूती ने जितना ग्लेवनाइज्ड किया है और इन जगहों पर, तो एक विश्व के लिए केवल आपके जो सी लेन ऑफ कम्युनिकेशंस के ऊपर में जो पूरी की पूरी डायनेमिक्स को बदल दी है। देखिए, आपका सप्लाई चेन, इससे क्या हो रहा है, उन्होंने सप्लाई चेन को काटने की चेष्टा की है और उसको कंट्रोल करने की चेष्टा की, तो वो उसमें बहुत इफेक्टिव हो रहे हैं। आपने बताया कि अभी जो आपने बताया कि इटली के शिप, इटली जो यूरोपियन यूनियन ने अपना चलाया है, जो एस्फर्ड मिशन, एस्फर्ड के अंदर में 27 देश शामिल हैं, तो वहां पर इटली के शिप्स हैं और वो रेड सी के ऊपर में हुआ है। ठीक है सर, इस पर आते हैं सर, बात करते हैं आपको, लेकिन देखिए आपसे इस बारे में बात करते हैं। एक बड़ी खबर है, धमाकों से दहल गया क्रीमिया का इलाका। तो हम हूती की बात कर रहे हैं, लेकिन हम लगातार रूस की भी बात करेंगे और इजराइल की भी बात करेंगे। फियोदेसिया में सुने गए कई धमाके। क्रीमिया में ऑयल डिपो पर हमले की खबर है, लोगों ने कैमरे में कैद की है तस्वीरें। तो क्रीमिया में ऑयल डिपो पर हमला, ये तस्वीर देखिए आप। क्रीमिया पर लगातार हमले की योजनाएं बनाई जा रही है। एक ऑडियो क्लिप वायरल हुआ जिससे लगा कि कई सारे देश मिलकर क्रीमिया के ऊपर हमला कर सकते हैं। एक यहां पर यह तस्वीर बता रही है, और ये लगातार क्रीमिया को इस वॉर के बाद निशाना, खासकर वो कर्च ब्रिज जो क्रीमिया को रूस से जोड़ता है, उसको निशाना बनाया जाता रहा है। इसी बीच एक और बड़ी खबर देखिए, क्रीमिया पर भीषण ड्रोन हमला हुआ है। 38 सुसाइड ड्रोन से क्रीमिया पर अटैक किया गया। रूसी रक्षा मंत्रालय का बड़ा दावा, मार गिराए गए वो सभी 38 सुसाइड ड्रोन्स। यूक्रेनी सेना पर हमले का आरोप है। और धमाकों के बाद क्रीमिया में अफरा तफरी मच गई। क्रीमिया ब्रिज पर रोकी गई ट्रैफिक। क्रीमिया ब्रिज पर गाड़ियों की आवाजाही रुक गई। फियोदेसिया पर ड्रोन हमले के बाद यह फैसला लिया गया। यह वो क्रीमिया ब्रिज है जिसको खुद पुतिन ने कई किलोमीटर तक ट्रक ड्राइव करके इनॉग्रेट किया था। इस क्रीमिया ब्रिज पर इस वॉर के शुरू होने के बाद 2 साल से ज्यादा हो चुका है, रूस और यूक्रेन की वॉर शुरू होने के बाद, जिस पर अक्सर अटैक करता रहता है यूक्रेन, उसी पर एक बार फिर अटैक की कोशिश की गई। क्रीमिया में ऑयल डिपो पर हमले की खबर। सुसाइड ड्रोन, 38 सुसाइड ड्रोन, कामाकाजी ड्रोन जो यहां पर लगाए यूक्रेन ने, लेकिन उन सभी को उन सभी यूक्रेन के ड्रोन्स को डिस्ट्रॉय कर दिया रूस ने और इस हमले को नाकाम कर दिया। और ब्रिज पर इसके बावजूद लोग दहशत की वजह से वहां पर रुक गए, गाड़ियों की आवाजाही रुक गई और ड्रोन हमले के बाद फियोदेसिया में कैसे अफरा तफरी मच गई, यह हम आपको बता रहे हैं। लेकिन अब आप देखिए हमला कैसे हुआ। क्रीमिया पर आज सुबह बड़ा ड्रोन हमला हुआ। क्रीमिया में 38 सुसाइड ड्रोन से हमला किया गया। एक साथ कई इलाकों में धमाकों की आवाज सुनी गई। फियोदेसिया में ऑयल डिपो पर यह हमला किया गया। हमले के बावजूद क्रीमिया ब्रिज पर ट्रैफिक रोक दी गई। रूसी रक्षा मंत्रालय ने ड्रोन हमले की पुष्टि की है। तो ये क्रीमिया ब्रिज जो है उसके बारे में एक बड़ी रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं। प्रोफेसर राजन हमारे साथ हैं, जल्दी से उनसे इस बारे में एक सवाल लेते हैं। प्रोफेसर राजन, मैं आपसे क्रीमिया ब्रिज के बारे में ही एक सवाल लेना चाहता हूं। मुझे ये बताइए, ये क्रीमिया ब्रिज, हर बार इस पर खबर आती है कि यूक्रेन इसको निशाना बनाना चाहता है, ये कितना इंपॉर्टेंट है पूरी दुनिया की शांति के लिए? से ज्यादा गौरव, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम रूस के दृष्टिकोण से देखेंगे
क्योंकि एक इसका एक सांकेतिक महत्व है और सांकेतिक महत्व के अलावा इसका जो एक सब्सटैंटिव महत्व भी है, इन द सेंस कि आप जानते हैं कि क्राइमिया में उसका ब्लैक सी फ्लीट जो कि न्यूक्लियर फ्लीट रूस का है वहां पे मौजूद है, और अगर उसको तोड़ दिया गया, कर्च ब्रिज जिसकी बात आप कर रहे हैं, उसको तोड़ दिया गया तो रूस का जो मेनलैंड है और जो क्राइमिया है इसके बीच में जो आवागमन होता है उसको रोक दिया जाएगा। और क्राइमिया छीनने का मतलब है कि रूस से एक वो इलाका छीनना जिसको कि रूस शुरू से ही 2014 में ही उसको कब्जा कर लिया था, आप जानते हैं, उसको वहां से छीनना। और जो पश्चिमी देशों की नीति है वो चाहते हैं कि क्रीमिया को किसी न किसी तरीके से रूस से काटा जाए, ये उनकी नीति है। अभी तक वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया, लेकिन जो बीच में मतभेद भी हुए थे कि पश्चिमी देश कुछ और चाह रहे थे, यूक्रेन कुछ और चाह रहा था, वो इसी को लेके था कि अच्छा प्रोफेसर राजन, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए एक बड़ी खबर मुझे पीसीआर कह रहा है अभी आ रही है, तो वो खबर बता दूं फिर मैं आपके पास आता हूं। ब्लैक सी में नेटो के विमानों की उड़ान, एक बड़ी खबर, ब्लैक सी में नेटो के टोही विमान उड़े, दक्षिण पश्चिम इलाके में दिखे हैं ये टोही विमान। बड़े हमले की आशंका के बीच नेटो की ब्लैक सी में पेट्रोलिंग, तो उसी ब्लैक सी की बात कर रहे थे हम जिसके ऊपर ये कर्च ब्रिज बना हुआ है, जहां पर ब्लैक सी फ्लीट रहती है रूस की क्रीमिया में, और वहीं पर अब नेटो की हमले की आशंका के बीच नेटो की पेट्रोलिंग शुरू हो गई है। प्रोफेसर राजन, इस खबर को आप कैसे इससे कनेक्ट करते हैं? क्या इस क्रीमिया पर अटैक के बाद इस पेट्रोलिंग की खबर के डॉट्स कनेक्ट होते हैं? देखिए बिल्कुल, देखिए जो ब्लैक सी का एरिया है वहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट पोर्ट रूस के लिए वो क्राइमिया का जो पोर्ट है, और वहाँ पे जो उसका न्यूक्लियर फ्लीट है, और इसी कारण से आपने देखा कि हर हाल में वो क्राइमिया को अपने पास रखना चाहता था। जब सोवियत यूनियन का विघटन भी हुआ था उसमें एक क्लॉज था कि क्राइमिया का जो न्यूक्लियर फ्लीट है, क्राइमिया हालांकि यूक्रेन के पास था उसमें, लेकिन उसके बाद भी एग्रीमेंट था कि वो जो न्यूक्लियर फ्लीट है वो रूस के साथ ही रहेगा। जब नाटो का ये बात चलने लगी कि नाटो यूक्रेन के साथ मिल सकता है, यूक्रेन उसमें शामिल हो सकता है, तो रूस ने फिर क्राइमिया को कब्जा किया। तो ब्लैक सी का एरिया सामरिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरे पास समय कम है, एक छोटा सा कमेंट यहाँ पर जनरल सिन्हा का लेना चाहता हूँ। जनरल सिन्हा, इसी पर आपका एक 20 सेकंड का कमेंट, फिर मैं जाऊंगा रेड सी की खबर पर। सही बात बता रहे हैं, क्रीमिया मेन है, मेन इशू क्रीमिया है, और ब्लैक सी में या सी अजॉब के अंदर में देखते हैं तो क्रीमिया के ऊपर में, देखिए क्रीमिया ये रशिया का हिस्सा हो तथा इतिहास की गवाह है, मगर इसको क्रुश्चेव ने दे दिया था। उसके बाद क्रीमिया बार बार, चाहे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो, सेकंड वर्ल्ड वॉर हो, और अभी की जो लड़ाई है, तो क्रीमिया मेन इशू होगा यदि आप जो बात करते हैं थर्ड वर्ल्ड वॉर की, क्योंकि जर्मनी भी आज वो जो आप दिखाएंगे सर, इसलिए तो मैंने पूछा कि क्रीमिया का ये ब्रिज कितना महत्वपूर्ण है दुनिया की शांति के लिए। मैंने तो कहा ही नहीं यूक्रेन और रूस की शांति के लिए, लेकिन चलिए आप लोगों से बात करूंगा इस पर। लेकिन एक बड़ी खबर, रेड सी में इटली की नौसेना पर हूती का अटैक, रेड सी में हूती का ड्रोन से बड़ा हमला। देखिए बड़ी खबर, आज हम रूस, इटली, यूक्रेन, इजराइल, गाजा सब एक साथ दिखाएंगे आपको। इटली की नौसेना ने मार गिराए हूती के ड्रोन, ड्यूलियो फ्रिगेट से हूती के ड्रोन तबाह किए। आइए आपको हूती का हमला और लाल सागर में पहरा ये बताते हैं, ये खबर आप समझिए। रेड सी में इटली की नेवल शिप पर हमला हुआ, जिसके बाद ये एक्शन लिया इटली की नौसेना ने। रेड सी में इटली की नेवल शिप पर हमला हुआ, हूती ने रेड सी में ड्रोन हमला किया, इटली की नौसेना ने हूती का हमला नाकाम किया। ड्यूलियो डिस्ट्रॉयर ने हूती के ड्रोन मार गिराए, एस्टर मिसाइल से हूती के ड्रोन तबाह किए। यूरोपीय यूनियन के नेवल मिशन के तहत रेड सी में यह एक्शन देखने को मिला है। और देखिए एक और बड़ी खबर है, हूती के निशाने पर वर्ल्ड वेब ट्रैफिक, यह बड़ी खबर है। दुनिया के इंटरनेट सर्विस पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। हूती केवल रेड सी ट्रैफिक पर ही नहीं, वेब ट्रैफिक पर भी अब अपनी बुरी नजर गड़ा चुका है। रेड सी में संघर्ष से वेब ट्रैफिक पर संकट, इंटरनेट केबल को निशाना बना रहा है हूती। हूती की वजह से डैमेज केबल की मरम्मत नहीं हुई। आइए बिग वॉल पर मैं आपको दिखाता हूं इंटरनेट नेटवर्क पर हूती का संकट कैसे छा रहा है। बिग वॉल पर आपको दिखाता हूं, देखिए रेड सी में बिछे इंटरनेट केबल हूती के निशाने पर हैं। हूती ने हमलों से वेब केबल नेटवर्क को भारी नुकसान पहुंचाया है। यूरोप और एशिया के बीच इंटरनेट ट्रैफिक संकट में है। हूती के हमलों की वजह से केबल नेटवर्क की मरम्मत रुक गई है। हूती की वजह से केबल नेटवर्क की सुरक्षा बेहद मुश्किल हुई है। यूरोप से लेकर एशिया तक वेब नेटवर्क बाधित होने का खतरा है, और यह बहुत बड़ा एक संकट है। इसी बीच एक बड़ी खबर सीरिया में से जुड़ी हुई, सीरिया में रूसी फोर्स की एयर स्ट्राइक, इदलिब और लताकिया में बमबारी हुई है। रूसी एयर स्ट्राइक में मारे गए हैं 9 लोग। रूस और सीरिया फोर्स का ज्वाइंट अटैक।
सीरिया में रूसी बमबारी, ये हो क्या रहा है? आइए आपको इस बारे में और जानकारी देते हैं। सीरिया में रूसी फोर्स ने एयर स्ट्राइक की, 2 इलाके इदलिब और लताकिया में बमबारी की गई। रूसी एयर स्ट्राइक में 9 लोगों के मारे जाने की खबरें हैं। रूसी फोर्स और सीरिया मिलिट्री ने ज्वाइंट अटैक किया, आतंकी ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया गया। जनरल सिन्हा, आप ही से सवाल है। जनरल सिन्हा, रूस और सीरिया की ज्वाइंट फोर्स का यह अटैक इस वॉर के बीच, इसका कोई कनेक्शन आप देखते हैं? क्योंकि इधर ही जहां हम सीरिया की बात करते हैं तो यहां पर फिर इजराइल और गाजा भी दिखता है। देखिए गौरव, आप 2 चीजें हैं जब हम बात करते हैं ट्रांस अटलांटिक एरिया पे, खास करके जो आपने सीरिया की बात की और यमन की जब हम हूती की बात करते हैं, तो ये 2 इलाका पहले ही, क्योंकि ये पूरा गढ़ जो था, जो आप देखते हैं जो हमारे 21st सेंचुरी आने से पहले ही यहाँ पर जिस तरह से फोर्सेस, जिसको हम कहते हैं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, और उसको सपोर्ट करता है, किसी को अमेरिका वेस्ट करता है, किसी को रशिया करता है, किसी को टर्की कहता है, और सब पूरी की पूरी क्षति जो करते हैं वो सीरिया के अंदर में, क्योंकि ये पूरी बाट है। यदि आप देखेंगे वेस्ट में जाएं, नॉर्थ में जाएं, तो उसमें बेसिकली अमेरिकन हैं, वहां पर उनकी बेसेस हैं, और इसमें तो अब ईरान भी घुस गया है। ईरान ने भी जब अभी करता है तो ये केवल मार खाते हैं सीरिया के लोग, क्योंकि वहां पर, और यही हाल होगा यमन में। यमन इसके पहले भी टूटा था। जो हूती की अभी हम बात कर रहे हैं, हूती स्ट्रॉन्ग्स हो रहे हैं, तो अभी आप बताएंगे कि क्यों टर्की भी करता है, क्यों रशिया भी करता है, क्यों अमेरिका भी करता है, क्यों ईरान भी करता है। तो सीरिया के अंदर में जो फैक्शंस हैं और सब इसको पूरी प्रॉक्सी है, चाहे वो टर्की की प्रॉक्सी हो, चाहे वो रशिया की प्रॉक्सी हो, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। जी जी। और आपको पता होगा कि जो वहां पर आईएसएस का पूरा गढ़ जो है वो उसी जगह, और वो टूटा नहीं है। आज ईरानियन बेस्ड, जो रशियन बेस्ड, टर्की बेस्ड, अमेरिकन बेस्ड, अमेरिका भी यूज करता है ईरान के बरखिलाफ वहां के जितने भी टेररिज्म को चलाने के लिए। जो कताइब हिजबुल्लाह के ऊपर में अटैक करता है, खास करके जो कताइब हिजबुल्लाह है, जिसको वो मारना आज कर रहे हैं, ईरान का सबसे बड़ा एसेट, और ये ईरान की एसेट को रशियन सपोर्ट्स हैं। तो आप जो कह रहे हैं वो एक्सेस के ऊपर में वो जाते हैं, उनको टारगेट करते हैं, जो कहीं ना कहीं अमेरिकन बेस्ड जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसको खत्म करना चाहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, आप अमेरिका की बात कर रहे थे। अमेरिकी हथियार से जुड़ी एक बड़ी खबर है। अमेरिकी हथियार से फिलिस्तीनियों की हो रही है हत्या। गाजा युद्ध में इजराइल को हथियार देता है अमेरिका। गाजा युद्ध रोकने को लेकर झूठ बोलता है अमेरिका। ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने कहा है अमेरिका और इजराइल झूठ बोलते हैं। उन्होंने अमेरिका और इजराइल को घेरा है। इस्लाम और दुनिया के लिए खतरा है इजराइल, ये कहा है इब्राहिम रईसी ने। तो आइए बिग वॉल पर दिखाता हूं, अमेरिका पर ईरानी बम कैसे गिरा है ये दिखाते हैं आपको। अमेरिका को लेकर ईरान ने कहा है कि गाजा युद्ध पर झूठ बोल रहा है अमेरिका। गाजा युद्ध नहीं रोकना चाहता है अमेरिका, ये ईरान ने कहा है। अमेरिका इजराइल को हथियार देता है। अमेरिकी हथियारों से फिलिस्तीनियों की मौत हो रही है। इस्लाम और दुनिया के लिए खतरा है इजराइल। पश्चिम के प्रभुत्व के लिए इजराइल को बढ़ावा। रईसी जो है ईरान के राष्ट्रपति, उन्होंने अपने बयान में ये सब कुछ कहा है। उधर हूती के हमले से एक ब्रिटिश जहाज भी डूब गया। देखिए, अभी इटली की बात आ रही थी, अब ब्रिटिश सामने है। हूती के हमले से डूबा एक ब्रिटिश जहाज। बॉब अल मंदाब में ब्रिटिश शिप रूबीमर डूबा। ब्रिटिश शिप के डूबने पर हूती ने जश्न मनाया। पहली बार हूती के हमले से एक पूरा शिप डूब गया। तो हूती के हमले से शिप अभी तक क्षतिग्रस्त होते थे। हूती के हमले से अभी तक शिप्स को नुकसान पहुंचता था, लेकिन अब पहली बार है जब हूती के हमले की वजह से एक पूरा का पूरा शिप डूब गया। ये एक ब्रिटिश शिप है, रूबीमर इसका नाम है, और ये हूती के हमले की वजह से डूब गया और हूती ने बाकायदा इसका जश्न मनाया। आइए आपको जरा मैं बिग वॉल पर ये पूरा विजुअल दिखाता हूं, डिस्क्राइब करता हूं, आपको समझ में आएगा। आइए जरा पीसीआर दीजिए। ये है पहली बार हूती के हमले से पूरा जो जहाज डूबा उसकी तस्वीर। ये देखिए, अभी तो आपको ये जहाज दिख रहा है समंदर के ऊपर, लेकिन धीरे धीरे देखिए समंदर में डूबता हुआ ये जहाज आपको दिखाई दे रहा है। ये ब्रिटिश शिप है जो हूती के हमले की वजह से डूब गया। ये शिप देखिए कैसे 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 धीरे धीरे कोलैप्स होता हुआ, कैसे धीरे धीरे समंदर में जाता हुआ, ये आप देखिए। अब सवाल यह है कि ऐसा हुआ क्यों। देखिए, पहली बार हूती के हमले से पूरा जहाज नष्ट हुआ है। पहली बार ब्रिटिश शिप का डूबना हूती के लिए एक रणनीतिक कामयाबी है। 18 फरवरी को ब्रिटिश शिप रूबीमर पर हूती ने हमला किया था। बाब अल मंदाब में ब्रिटिश शिप रूबीमर पर यह हमला हुआ था। रूबीमर का डूबना ब्रिटेन और अमेरिका के लिए एक चुनौती है।
और देखिए आपको मिडिल ईस्ट से रूस तक कैसे ये चुनौती और बड़ी होती जा रही है ये दिखाते हैं, कैसे ये महायुद्ध बनता जा रहा है। ये देखिए इटली की सेना पर हूती का हमला, ये हमने आपको दिखाया था। रूस पर हमले की तैयारी में कैसे जर्मनी ये अब हम आपको दिखाएंगे। अभी क्रीमिया पर ड्रोन अटैक हमने आपको दिखाया, मारे गए हैं यूक्रेन के 400 सैनिक, ये भी हम आपको दिखाएंगे। प्रोफेसर राजन, पूरा का पूरा शिप डूबना, हूती क्या अपनी ताकत दुनिया को दिखा रहा है? देखिए निश्चित रूप से गौरव, हूती जो है एक तरह से पूरा जो सी लाइन कम्युनिकेशन है उसको वहां पे काफी डैमेज कर दिया है। और पहले आप देख रहे थे कि एक सांकेतिक अटैक करने की कोशिश कर रहा था जिसमें कि वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त वहां के शिप नहीं हो रहे थे, लेकिन अभी जो आपने दिखाया कि पहली बार ऐसा हुआ कि पूरा शिप जो है सिंक कर रहा है, ये बहुत बड़ा नुकसान है। और एक तरह से नुकसान से ज्यादा बहुत बड़ा मैसेज है पश्चिमी देशों का और जो दूसरे देशों के शिप हैं उनके लिए कि इस रास्ता से नहीं जाएं, और अगर जाते हैं तो उनका इस ढंग का नुकसान हो सकता है। अब दिक्कत यह है कि वहां से जब कम्युनिकेशन रुकेगा तो उसका असर पूरे विश्व पे पड़ेगा, चाहे वो फर्टिलाइजर का ट्रेड हो, तेल का ट्रेड हो, या दूसरे जो गुड्स के प्रोडक्ट्स हैं उनके सारे के दाम बढ़ने की संभावना है। और इस कारण से पूरे पश्चिमी देश आप देख रहे हैं कि परेशान है, और उसके साथ भारत जैसे देश भी उससे काफी परेशान है। और हूती पे कब्जा इसलिए नहीं किया जा पा रहा है क्योंकि जो क्षेत्रीय वहां पे शक्तियां हैं, चाहे वो ईरान की बात करो या सऊदी अरब या और दूसरे भी देश हैं, वो उनके जो सी गार्डियन जो कि अमेरिका लेड एक जो अलायंस है उसमें शामिल नहीं है। और जब तक आप इन क्षेत्रीय शक्तियों को शामिल नहीं करते हैं, और खासकर जब तक ईरान पे पूरी तरह से दबाव नहीं बनाते हैं, तब तक वहां पे हूती को कंट्रोल करना मुश्किल है। लेकिन अमेरिका और जो नेटो या अमेरिका और जो उसके साथ जो भी देश हैं अभी हूती को वहां पे कंट्रोल करने के लिए, वो ईरान पे दबाव नहीं बना पा रहे हैं, और इसी कारण से हमास भी कंट्रोल में नहीं आ पा रहा है, और खास यहाँ पे हूती भी कंट्रोल में नहीं आ पा रहे हैं। और जो दूसरे देश हैं, खासकर जो चाहे वो जॉर्डन हो या फिर सऊदी अरब इत्यादि, उनका रोल काफी लिमिटेड है, लेकिन वो भी चुप बैठे हुए हैं। हूती पे सबसे ज्यादा आक्रमण पहले जो यमन में हुआ था वो सऊदी अरब ने किया था, लेकिन उनको भी लग रहा है कि हूती और अमेरिका में सीधा वहां पे टेंशन और हमले चल रहे हैं, तो अच्छा है कि इसी बहाने अमेरिका हूती पे कंट्रोल करे, और वो बिल्कुल चुपचाप बैठे हुए हैं। और उनको यह भी लगता है कि वो अगर इसमें शामिल होते हैं तो एक तरह से जो प्रो पैलेस्टीन उनका जो जेस्चर है, एक जो उनकी पॉलिसी है, उस पर भी असर होगा। इस कारण से सऊदी अरब भी वहां पे चुप बैठा हुआ है, और ये इस हूती के विरोध में जो एक कोलिशन है उसमें शामिल नहीं हुआ है। ठीक है, आप रहिए सर मेरे साथ। देखिए इसी बीच एक और बड़ी खबर, गाजा में इजराइल का महाविध्वंस, मध्य और दक्षिणी गाजा में भारी बमबारी की है इजराइल ने। हमास के ठिकानों को टारगेट कर रही है आईडीएफ। एयर स्ट्राइक में हमास के कई लॉन्च सेंटर तबाह हो गए। और दक्षिणी गाजा में रात भर विध्वंसक एयर स्ट्राइक हुई है। हमास की 40 से ज्यादा इमारतों को तबाह कर दिया इजराइल ने। हमास के अंडरग्राउंड हथियार डिपो पर भी बॉम्ब बरसाए हैं। हमले में हमास के कई लड़ाकों को मारने का भी दावा किया है। और गाजा में विध्वंस की दर्दनाक तस्वीर सामने आई है। बमबारी में जमींदोज हो गए हजारों घर। एरियल तस्वीरों में नजर आई गाजा की बर्बादी। राहत सामग्री गिराने के वक्त दिखी तबाही। जॉर्डन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर ने गिराए पैकेट। आपको 4 तस्वीरें दिखाते हैं। 4 तस्वीरों में आप देखिए कि कैसे गाजा में लगातार इजराइल का कहर बरप रहा है, और कैसे गाजा से क्रीमिया तक नॉन स्टॉप हमले हो रहे हैं। गाजा में धमाका, रेड सी में हूती का हमला, क्रीमिया में ड्रोन अटैक, और सीरिया में रूस और सीरिया की एयरफोर्स का ज्वाइंट अटैक। ये 4 तस्वीरें आप देख सकते हैं। अब मेरा सवाल यह है, ये तो ऐसा लगता है जनरल सिन्हा कि अब रूस, यूक्रेन और गाजा और इजराइल को आप आइसोलेशन में नहीं देख सकते। ये तो ऐसा लग रहा है कि एक पॉइंट ऐसा बन रहा है जहां पर कनेक्ट होते जा रहे हैं। आप सही फरमा रहे हैं। मैं तो पहला दिन से मेरा मानना है, जो बैटल ऑफ उससे सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है, तो ट्रांस अटलांटिक, जब हम रशिया यूक्रेन की बात करते हैं तो ट्रांस अटलांटिक, नाटो भी उसका हिस्सा बन जाता है, तो मेडिटेरियन से शिफ्ट करके वो रेड सी होता हुआ अभी आप देख रहे हैं गल्फ ऑफ एडन, और उसके बाद ये पर्शियन गल्फ की तरफ भी जा रहा है। तो इसमें आप देखिए जो लड़ाई है 21st सेंचुरी कहते हैं ना, मैं ये
पूरा का पूरा मैरिटाइम डोमेन में जब होगा तो स्ट्रेट का बहुत है। मालदीव की आप जब बात करते हैं या हम ये बात करते हैं गल्फ ऑफ एडन की बात करते हैं, जब हम स्ट्रेट की बात करते हैं तो पर्शियन गल्फ में हार्मोज की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं तो स्ट्रेट ऑफ ताइवान की बात करते हैं। तो देखिए ये एक टेस्ट केसेस हैं। चाइना भी इसको करना चाहता है, रशिया भी करना चाहता है, प्रॉक्सी से कर रहे हैं। और आज के लिए जब आप कहते हैं हूती, ये एब्सोल्युटली प्रॉक्सी है और हूती इतना स्ट्रांग हो चुका है 2015 से लेकर के 2022 तक जो इनके साथ ट्रूस हुआ था, जो गल्फ स्टेट हैं जो कोलिशन फोर्सेस के साथ 2022 में, आज वो हाथ नहीं, वो कहते हैं ना गल्फ पार्टनर इज नॉट ज्वाइनिंग, बट कौन ज्वाइन किया है? यदि आप देखिए पूरा का पूरा ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन को आप देखिए या मिशन जो हम अस्फैड की बात करते हैं, जो 27 देश हैं जिसमें आपने इटली को भी शामिल किया, यूरोपियन यूनियन के हैं, भारत के 10 शिप्स वॉरशिप्स इसी इलाके में उसको करने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये जो हम कहते हैं ना यूक्रेन और रशियन वॉर, उससे भी इंपॉर्टेंट ज्यादा है। और इसमें फिर मैं दोहराता हूं, अंडरलाइन करता हूं, मोस्ट इफेक्टिव पार्ट ऑफ एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस इज हूती। और हूती जो कि एब्सोल्युटली रैग टैग थी, ठीक है, वो तो 30,000 का आकलन था, अभी वो कहते हैं 2 लाख। ठीक है। और उनके पास आप वेपन सिस्टम देखिए ना, सरफेस टू एयर मिसाइल, एंटी शिप मिसाइल, अंडर वाटर ड्रोन्स, अनमैन्ड सरफेस ड्रोन। और आपने अभी बताया कि उन्होंने, ठीक है सर, इस पर आएंगे, आगे बात करेंगे। देखिए लेकिन मैं चाहता हूं कुछ और खबरें जोड़ दे, फिर इस पर और आगे बात करते हैं। सर, क्रीमिया पर बड़े हमले की तैयारी में था जर्मनी, एक बड़ी खबर आ रही है। क्रीमिया ब्रिज पर टॉरस मिसाइल से हमले का प्लान था। जर्मनी के मिलिट्री अधिकारियों के ऑडियो क्लिप से खुलासा हुआ है, क्रीमिया पर बहुत बड़े हमले की तैयारी में थे जर्मन अधिकारी। राफेल से टॉरस मिसाइल लॉन्च करने की तैयारी थी। और आइए इस बारे में आपको और जानकारी देते हैं। क्रीमिया पर हमला करने वाला था क्या जर्मनी? ये एक बड़ा सवाल है। जर्मनी की 4 उच्च सैन्य अधिकारियों की रिकॉर्डिंग लीक हुई है। जर्मनी के अधिकारी क्रीमिया पर बड़े हमले की प्लानिंग करते पाए गए। क्रीमिया ब्रिज पर टॉरस मिसाइल से हमले का प्लान था। हमले के लिए राफेल विमान से टॉरस मिसाइल दागने का प्लान था। हमले के लिए कीव को 100 घातक हथियार देने का भी प्लान था। 50-50 की 2 खेप में 100 मिसाइल देने का प्लान था। 19 फरवरी को जर्मनी के 4 अधिकारियों के बीच बात हुई थी। रूसी वेबसाइट आरटी की एडिटर इन चीफ मार्गरिटा सिमोनियान ने ऑडियो क्लिप जारी किया है। तो क्या जर्मनी क्रीमिया पर हमला करने वाला था? और संदिग्ध ऑडियो क्लिप से जर्मनी में हड़कंप मच गया। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज ने जांच के आदेश दे दिए हैं। ऑडियो क्लिप की पड़ताल कराएंगे ओलाफ शोल्ज। रूस के विदेश मंत्रालय ने जर्मनी से इस बारे में जवाब मांगा है। आइए ऑडियो क्लिप से विश्व युद्ध का बिगुल क्या बजने वाला था, इस बारे में आपको और जानकारी देते हैं। वो जो जर्मनी की संदिग्ध ऑडियो क्लिप है, उसकी वजह से रूस और जर्मनी में टेंशन और बढ़ गई है। दिमित्री मेदवेदेव ने कहा है कि जर्मनी फिर से हमारा कट्टर दुश्मन बना है। रूस के विदेश मंत्री ने कहा जर्मनी और यूक्रेन रूस को हराना चाहते हैं। जर्मनी के डिफेंस कमेटी की चीफ जिमरमैन ने रूसी हमले की आशंका तक जता दी है। जर्मनी के नेताओं ने ऑडियो क्लिप को रूसी साजिश बताया है। इसी बीच जर्मनी कर रहा है एक बड़े युद्ध की तैयारी। इस ऑडियो क्लिप के आने के दौरान ही जर्मनी की तैयारियों की भी खबर आ रही है। रूस से तनाव के बीच जर्मनी की जंगी तैयारी, जर्मन हेल्थ सिस्टम को अपडेट किया जा रहा है। जंगी हालात जैसे ढाला जा रहा है हेल्थ सिस्टम। जर्मन स्वास्थ्य मंत्री लॉटरबैक ने इमरजेंसी प्लान बनाया है। अब यह क्यों कर रहा है जर्मनी? इसके पीछे क्या उसका उद्देश्य है? आइए इस बारे में बात करते हैं। दरअसल रूस से जंग को तैयार है जर्मनी। रूस कभी भी अगर जर्मनी से जंग करने को आए तो उसके लिए तैयार होना चाहता है जर्मनी। जर्मनी कर रहा है एक बहुत बड़े युद्ध की तैयारी। रूस से बढ़ते तनाव के बीच जर्मनी जंगी तैयारी कर रहा है। युद्ध की आशंका के बीच इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करने पर जोर। रेडी टू वॉर मोड में जर्मन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। जंगी हालात के लिए अस्पतालों को रिजर्व किया गया है। जर्मन स्वास्थ्य मंत्री लॉटरबैक ने एक इमरजेंसी प्लान बनाया है। तो क्या जर्मनी यानी नेटो वर्सेस रूस शुरू होने वाला है? क्योंकि जर्मनी पर हमला यानी नेटो पर हमला। बिग वॉल पर इस बारे में बात करते हैं। यूक्रेन में सैनिक उतारने को तैयार फ्रांस, यानी नेटो भी तैयारी में है। नीदरलैंड F-16 फाइटर देना शुरू कर चुका है। पोलैंड MiG-29 फाइटर जेट से हमले की तैयारी कर रहा है। पोलैंड यूक्रेन बॉर्डर की तरफ
असेंबल्ड मिग फाइटर मूवमेंट उसका वहां पर दिख रहा है। ब्रिटेन लोगों से युद्ध के लिए तैयार रहने को कह चुका है। ब्रिटेन ने यूक्रेन को 2.5 बिलियन पाउंड देने का वादा किया है। अब भाई प्रोफेसर राजन कुमार साहब, जर्मनी आ गया, फ्रांस कह रहा है नेटो भेजो, तो वो जो दुस्वप्न है दुनिया का कि कहीं नेटो वर्सेस रूस ना हो जाए, 2 साल हो गया और हर बार ये खतरा बस समझिए चिंगारी भड़कते भड़कते रह गई। क्या तीसरे साल में भड़क जाएगी? देखिए निशांत, जो मैक्रोन है उनका स्टेटमेंट को हम लाइटली नहीं ले सकते, क्योंकि वो एक सीजन और बहुत ही मैच्योर्ड पॉलिटिशियन है। हाँ। और उनका स्टेटमेंट से पूरा यूरोप में खलबली मच गया है, क्योंकि जब उन्होंने उनसे पूछा गया कि क्या आप यूक्रेन में नाटो की सेना को भेज सकते हैं, तो उन्होंने उससे इनकार नहीं किया। तो लोग उसको इस ढंग से उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं। इसका मतलब है कि नाटो भी उसकी तैयारी कर रहा है और नाटो को भी लगता है कहीं ना कहीं कि इसकी आवश्यकता हो सकती है। और उसके बाद आपने देखा कि किस ढंग से रूस में एक तरह से न्यूक्लियर साइबर रैटलिंग शुरू हो गया। रूस ने काफी न्यूक्लियर धमकियां देना शुरू किया। पुतिन का जो एक स्पीच आया था पार्लियामेंट में 2 घंटे का, उसमें भी उन्होंने बोला कि अगर ऐसा होता है तो रूस उसका न्यूक्लियर तरीके से जवाब दे सकता है। तो ये इससे काफी खलबली मच गई है, इससे एस्केलेशन जरूर हुआ है। हालांकि बाद में इस पॉलिसी को जर्मन के जो सोल्ज हैं उन्होंने उसको डिनाई भी किया कि नाटो का ऐसा कोई प्लान नहीं है। लेकिन यह जरूर है कि नाटो में भी इस ढंग की सोच बढ़ती जा रही है कि संभव है कि अगर युद्ध नहीं रुका और इस ढंग से आगे बढ़ता रहा तो नाटो को सैनिक उतारने की भी तैयारी करनी पड़ेगी। लेकिन मैं एक सवाल दूसरा पूछना चाहता हूं, जॉन सिन्हा, क्या इतना आसान है कि कोई डिफेंस का इतना बड़ा अधिकारी किसी से फोन पे बात कर रहा हो, इतनी वल्नरेबल लाइन पर वो बात कर रहा होगा कि उसकी ऑडियो क्लिप लीक हो जाए, या इसके पीछे कोई फॉल्स फ्लैग जैसा भी कोई मामला हो सकता है? देखिए गौरव, जब हम फॉल्स फ्लैग की बात करते हैं तो उसकी 2 चीज, उसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर में, तो ये क्रेडिबल है, ये इंफॉर्मेशन इसलिए क्रेडिबल है। देखिए न्यू नाजीफिकेशन की बात होती थी बिगनिंग ऑफ, हम लोग कहते थे न्यू नाजी को हम खत्म करेंगे, और उसका 2 मिलिट्री एम था रशिया का। और उसके अंदर में जो हम बात करते थे जॉब बटालियन, जो न्यू नाजीज थे जो करते थे। देखिए बहुत जर्मनी का एक बहुत बड़ा तबका है जो उनको डिफीट या ह्यूमिलेशन हुई है जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर में, वो मानते ये हैं, जो नाजी का एक्चुअली सिस्टम है, थिंकिंग है, वो आज उसको एक्सट्रीम लेफ्ट बोलते हैं, वो वहां पर बहुत एक्टिव है। तो इसके पहले भी जो चांसलर, आपने ओलाफ शोल्ज की बात की, इसके पहले जो चांसलर थी एंजेला मार्केल, जो कि दिखती थी पुतिन के बहुत जानी पहचानी वो दोस्त हैं, मगर उन्होंने भी कहा कि उनको फंसाने के लिए, उनको क्षमा मांगने के लिए और तैयारी करने के लिए कार्रवाई हुई। तो आज जब आप इस टेप की बात करते हैं, देखिए नॉर्ड स्ट्रीम का किसका मारा गया? जर्मनी का ना। पूरा तेल कहां बंद हुआ? जर्मनी में बंद हुआ, और उसको वो सहते रहे, वो अमेरिका से ले रहे हैं। ठीक है, $2.5 बिलियन, 2.5% ऑफ जीडीपी किसी ने पूरे यूरोप में, यदि ट्रांस अटलांटिक एरिया में देखें तो जर्मनी ने किया है। ठीक है, तो ये क्रेडिबल है, यदि क्रेडिबल है, इन पॉइंटों को आप कनेक्ट करें। हाँ, क्योंकि क्रीम, तब तो सर ये बहुत गंभीर मामला है। और अगर ये प्रूव हो जाता है, रूस ने जो जर्मनी से जवाब मांगा है, अगर ये प्रूव हो जाता है तो फिर तो रूस का क्या अगला स्टेप होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा देखना। इसी बीच एक बार फिर से राफा की तरफ चलते हैं, गाजा की तरफ। राफा में इजराइल की भयंकर एयर स्ट्राइक की खबर है। फिलाडेल्फी कॉरिडोर के नजदीक ये बमबारी की गई है। इजिप्ट बॉर्डर से सटे इलाकों पर इजराइल की डिफेंस फोर्सेस की स्ट्राइक एक बार फिर हुई है। हमास और इस्लामिक जिहाद के ठिकानों पर हमले का दावा किया है आईडीएफ ने। दक्षिण गाजा में आईडीएफ की प्रचंड बमबारी, धमाकों से दहला खान यूनिस का इलाका। दक्षिण गाजा में आईडीएफ की प्रचंड बमबारी, खान यूनिस का इलाका धमाकों से दहल गया। हमास के ठिकानों को टारगेट किया गया। रिहायशी इलाकों के नजदीक भी बमबारी की गई है। अगली खबर, खान यूनिस में विध्वंसक एयर अटैक हुए हैं। हमास के 50 ठिकानों पर बमबारी हुई है। महज 6 मिनट में हुए हैं कई धमाके। पश्चिम खान यूनिस धमाकों से दहल गया है। गाजा में मौत का आंकड़ा 30,000 के पार जा चुका है। गाजा में करीब 72,000 लोग घायल हैं। गाजा में 24 घंटे में 92 लोगों की मौत की खबर है। 5 महीने से जारी इस जंग में करीब 20 लाख लोग बेघर हो चुके हैं। गाजा की आबादी कितनी है? करीब 23 लाख। 20 लाख लोग बेघर हैं। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह दावा किया है। तो 5 महीने से एक जंग इधर भी है, 2 साल एक जंग को उधर हो गया है, 5 महीने से यह जंग जारी है। और 30,300 गाजा जंग में अब तक कुल मौत का आंकड़ा है।
71,533। गाजा में कुल घायल 92 लोगों की पिछले 24 घंटे में गाजा में मौत हुई है। 156 24 घंटे में घायल हुए हैं। 20 लाख से ज्यादा लोग 5 महीने से जारी इस जंग में बेघर हो चुके हैं। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय का बड़ा दावा, ये अल जजीरा की रिपोर्ट के जरिए हम आपको बता रहे हैं। लेकिन गाजा में आईडीएफ का विध्वंसक ग्राउंड ऑपरेशन भी चल रहा है। खान यूनिस में कमांडो ब्रिगेड का कहर देखने को मिल रहा है। याहया सिनवार के ठिकानों पर एगोज यूनिट ने रेड की है। सिनवार के ठिकाने पर मिली असॉल्ट राइफल। आईडीएफ कमांडो ने हमास के दर्जनों लड़ाकों को ढेर किया। अगर स्पेसिफिक जनरल सिन्हा मैं आपसे पूछूं, ये 5 महीने से जारी जंग जो कि कहा जा रहा था कि हफ्ते भर में निपटा देगा इजराइल, सिमिलरली जो रूस के बारे में कहा जा रहा था, क्या ये अपने ऑब्जेक्टिव को पाती हुई दिख रही है आपको? देखिए गौरव, सबसे पहले एक नैरेटिव है जो कि पैदा करती है वेस्टर्न मीडिया और सभी दिखाते हैं कि ये इतनी जल्दी नहीं होती हैं। दीज आर फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट, ये सालों सालों से चल रही है। चाहे वो रशिया में आप देखें, उस इलाज में ट्रांस अटलांटिक एरिया में रशिया उसमें शामिल है, उसी तरह ये तो मेरा मानना है। देखिए अभी 10 तारीख को जब आपका ये होगा, जब ईद की शुरुआत होगी, तो वो कहता है कि वो ग्राउंड ऑपरेशन करना चाहता है रफा में। और मेरा ये मानना है कि 1 साल से पहले पूरे गाजा स्ट्रिप को, इतने बड़े स्ट्रिप हैं जबकि 32 बाई 10 किलोमीटर का मानते हैं और 41 कोई कह, तो देखिए ये इसको आप पूरा का पूरा सिस्टम बदल रहे हैं। 80% इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया गया। 560 किलोमीटर का टनल नेटवर्क है, उसको उन्होंने हाफ से ज्यादा बर्बाद कर दिया। आपने बताया, ठीक है, उसमें आउट ऑफ 23 लाख में तो 20 लाख टाइम लगेगा अभी, अब पूरा साल। ओके, मैं आता हूं सर, एक बार फिर से रूस की तरफ चलते हैं, क्योंकि रूस की वॉर की बार बार हो रही रूस की वॉर की बात। तो रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में यूक्रेन का ड्रोन अटैक। सेंट पीटर्सबर्ग के ब्रोंका पोर्ट पर ड्रोन अटैक किया है यूक्रेन ने। रशियन मीडिया ने ड्रोन तबाह करने का दावा किया है। उत्तरी यूक्रेन से 900 किलोमीटर दूर है ये ब्रोंका पोर्ट। और अवदीवका में रशियन सेना पर विध्वंसक अटैक हुआ है। रूसी आर्मर्ड व्हीकल पर हमला किया है अवदीवका में यूक्रेन ने रशियन सेना पर। ब्रैडली और ड्रोन से ये डबल वॉर किया है। आर्मर्ड व्हीकल के साथ कई सैनिकों की भी मौत हो गई। रूस के काराबुलक में भीषण फायरिंग हुई है। फेडरल सिक्योरिटी सर्विस पर फायरिंग का आरोप लगा है। रूस के काराबुलक में भीषण फायरिंग, फेडरल सिक्योरिटी सर्विस पर फायरिंग का आरोप। स्थानीय लोगों के साथ भिड़ंत हुई। फेडरल सिक्योरिटी के लोगों की क्रेमलिन के खिलाफ साजिश पर यह एक्शन लिया गया। रूसी शहर काराबुलक में एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन की भी खबर है। आतंकी गतिविधियों की आशंका पर यह एक्शन लिया गया। एफएसबी के जवानों ने कार्रवाई की। रूसी शासन के खिलाफ साजिश की रिपोर्ट थी। और रूस ने मार गिराई यूक्रेन की स्टॉर्म शैडो मिसाइल। यूक्रेन के 2 मिग-29 विमान तबाह हो गए। रूसी रक्षा मंत्रालय का बड़ा दावा, यूक्रेन के ड्रोन प्रोडक्शन फैसिलिटी पर हमला हुआ। उधर नीदरलैंड्स की यूक्रेन को बड़ी सैन्य मदद। 22 मिलिट्री बोट यूक्रेन भेजेगा नीदरलैंड्स। नीदरलैंड्स की यूक्रेन को बड़ी सैन्य मदद। 22 मिलिट्री बोट यूक्रेन भेजेगा नीदरलैंड्स। CB-90 बोट यूक्रेन भेजेगा नीदरलैंड्स। ब्लैक सी में बोट से हमले की तैयारी में है यूक्रेन। डोनेस्क में यूक्रेन को भारी नुकसान हुआ है। 24 घंटे में मारे गए 410 यूक्रेनी सैनिक। यूक्रेन के 3 ब्रिगेड को तबाह किया है। यूक्रेन के हॉविट्जर बेस को भी रूस ने तबाह कर दिया।